morning, students. In today's lecture, we are going to discuss about the model of atom. We have already discussed about the discovery of electron, proton and neutron in last video. As you know, when we know that atom is made up of small particle like electron, proton or neutron. Now the scientists want to know that where is the electron, proton and neutron are present in the atom. They want to know the location of electron, proton and neutron. It means they want to know the structure of atom. जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्ट के सामने अब आगे आने वाली क्या बात थी, वो क्या चाहते थे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किस तरह से अरेंज है, एक एटम के अंदर इनकी क्या अरेंजमेंट है, यानी कि वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते थे। तो सभी साइंटिस्ट ने क्या किया, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में अपने व्यूज दिए, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है, इस तरह की ये लोकेशन हो सकती है। तो जो उन्होंने अपने एटम के स्ट्रक्चर को लेकर जो व्यूज दिए, यानी कि उसको क्या कहा, मॉडल ऑफ एटम। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहला जो मॉडल ऑफ एटम था, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी, जो व्यू दिए, वो दिया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम क्या, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की थी, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसने अपना जस्ट एक थ्योरेटिकल व्यू दिया और इसने क्या कहा, थ्योरेटिकल व्यू एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इसने क्या कहा कि जो एटम है वो क्या है, एक स्फीयर है। एटम इज ए स्फीयर विच इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। एटम एक स्फीयर है और वो स्फीयर किसकी बनी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की बनी हुई है। स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की बनी हुई है और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है या स्कैटर्ड है। जगह जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का स्ट्रक्चर बनाया, इस टाइप का स्ट्रक्चर उसने अज्यूम किया कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। जैसे एक ये स्फीयर है, ये स्फीयर किसकी बनी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की बनी हुई है, और जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो जगह जगह के ऊपर क्या है, फिक्स है, मतलब धसे हुए है, एम्बेडेड है। तो मैंने यहीं पर लिखा है, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन and negatively charged electron are embedded in Bohr sphere। इसने कहा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है वो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। मीन टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन एटम इज इक्वल। इसने क्या कहा कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से एटम क्या है, न्यूट्रल है। टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल सो दैट एटम इज न्यूट्रल, इसने कहा। अब हम मतलब क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो स्कैटर्ड है, कोई फिक्स जगह पर नहीं है। ये है इसका मतलब, पूरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो पूरा एक स्फीयर बना हुआ है। एटम एक पूरा स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है बिखरे हुए हैं, कोई फिक्स जगह के ऊपर नहीं है। इसका ये व्यू था। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं। थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। वाटरमेलन क्यों बोला, क्योंकि इसने वाटरमेलन के जैसा अज्यूम किया। जैसे तरबूज के अंदर क्या होता है, जो तरबूज होता है वो रेड मास का बना हुआ होता है, रेड जो एडिबल पार्ट होता है उसका बना हुआ होता है, और जो सीड होते हैं ब्लैक कलर के सीड वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, फिक्स होते हैं, जगह जगह स्कैटर होते हैं। तो इसने कंपैरिजन किया कि जैसे कि हमारे पास जो एटम है वो भी बिल्कुल वाटरमेलन की तरह, तरबूज की ही तरह है, जिसके अंदर क्या है, और किसका बना हुआ है, प्रोटॉन का बना हुआ है। यानी कि प्रोटॉन यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, रेड एडिबल पार्ट की तरह, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह धसे हुए हैं, जैसे कि वाटरमेलन के रेड पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तो इसने अपने मॉडल ऑफ एटम को कंपेयर किसके साथ किया, वाटरमेलन के जैसा। इसी तरह से प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। ये जो पुडिंग है ये एक डिश है, ये केक के जैसा ही एक डिश है, और केक मतलब केक के जैसा है, पुडिंग एक केक ही है, और जिसके अंदर क्या है, जो ड्राई फ्रूट्स है, प्लम है, वो उसके अंदर धसे हुए हैं।
तो जैसे कि पूरा एटम केक के जैसा है, और केक किसका बना हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का। और उसके अंदर जैसे पुडिंग में प्लम धसे हुए होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर पूरे एटम के अंदर क्या धसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह है? प्लम की तरह है, और एटम किसकी तरह? पुडिंग की तरह। बट ये इसने थ्योरेटिकल व्यू दिया था, इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया था, तो ये फेल हुआ। इसके ड्रॉबैक सामने आए। तो क्या क्या ड्रॉबैक सामने आए? ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी। इसने क्या कहा? जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं एटम के अंदर। पूरा एटम एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। तो इसका एक ड्रॉबैक तो ये हो गया। सेकंड ड्रॉबैक है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज सॉलिड स्फीयर, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एटम इज एम्प्टी। इसने तो क्या कहा था? पूरा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बिखरे हुए हैं, यानी कि पूरा एटम जो है वो सॉलिड है, भरा हुआ है पूरी तरह से, जबकि ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अभी हम जब नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको देखोगे कि एटम पूरा सॉलिड स्फीयर नहीं है पूरी तरह से। वो सॉलिड स्फीयर का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर क्या है? एम्प्टी पड़ा है। ये हम नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा पार्ट एटम के अंदर एम्प्टी है, न कि पूरा एटम एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। He could not explain the result comes from Rutherford scattering experiment. अब रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उससे जो रिजल्ट सामने आए, उनका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे सका, क्योंकि उसके रिजल्ट से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरे एटम के अंदर बिखरे हुए नहीं है, पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्कैटर नहीं है। जबकि आपको पता होगा, जैसे न्यूक्लियस जो वर्ड यूज किया था ना, वो रदरफोर्ड ने यूज किया था। न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं प्रोटॉन, और बाहर सर्कुलर पाथ बने हुए जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, और बहुत सारा एटम क्या है? होलो है। जबकि ये क्या कह रहा है? एटम होलो नहीं है, एटम एम्प्टी नहीं है, पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? बिखरे हुए हैं। तो वहां पर जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए, उनसे ये पता चल रहा है कि एटम के अंदर बहुत सारा एटम एम्प्टी पड़ा है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज होलो और एम्प्टी। जबकि ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरे एटम के अंदर बिखरे हुए हैं, पूरा एटम क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है। तो ये थी जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और इसके ड्रॉबैक्स। उसके बाद अब हम लेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम है हमारे पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोला गया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? पहले हम समझ लेते हैं। इसने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल ली। यू नो द मैलेबिलिटी ऑफ गोल्ड इज वेरी हाई। तो गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि गोल्ड की मैलेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से गोल्ड की बहुत थिन 10⁻⁻ नैनोमीटर थिन जो है फिल्म या प्लेट बनाई जा सकती है। बहुत पतली प्लेट सिर्फ गोल्ड की ही, इतनी थिन प्लेट जो है वो गोल्ड की ही पॉसिबल है, बाकी किसी दूसरी मेटल की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड की मैलेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो बहुत पतली इसने, यू कह लीजिए कि हमारा जो पेपर है उससे भी 10 टाइम्स थिन इसने एक फॉइल ली, गोल्ड की फॉइल। यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है, इसके चारों तरफ इसने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई। जिंक सल्फाइड इज ए फ्लोरेसेंट मटेरियल। व्हेन एनी substance, any particle or radiation strike, then it cause glow, it produce glow और चमक। तो इसने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई, और इसने लिया एक रेडियम गन। रेडियम गन के अंदर से निकलेंगे अल्फा पार्टिकल्स। रेडियम जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से क्या निकलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम आयन के इक्वली होते हैं। जैसे कि हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम आयन के ऊपर अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स का मैं बता चुकी हूँ आपको पहले वाले वीडियो के अंदर। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और मास जो होता है वो 4 होता है, ठीक ऐसे ही जैसे हीलियम के अंदर होता है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकले, रेडियम गन से सीधे निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, और इस प्लेट के अंदर से, इस प्लेट को के अंदर से निकल जाएंगे वो। तो इसने क्या देखा? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर इसने ग्लो देखा। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर इसने चमक या ग्लो देखा। और इसने क्या ऑब्जर्व किया?
कि ज्यादातर जो ग्लो हो रहा था वो बिल्कुल बैक साइड में हो रहा था। ज्यादातर जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था वो जिंक सल्फाइड के बिल्कुल मतलब प्लेट जहां पर लगी हुई थी, थिन फॉइल लगी हुई थी, उसके बैक साइड में हो रहा था। यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्लो इसने देखा। तो इससे इसने क्या कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन इसकी आई कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो फॉइल के अंदर से बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट मूव कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो थ्रू द प्लेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब अगर हम प्लेट देखें तो प्लेट जो गोल्ड है, गोल्ड जो मेटल है वो किससे मिलकर बनी है? एटम से। तो मैंने यहीं पर क्या किया, इसका एक एटम पिक किया। तो इस तरह की सिचुएशन देख सकते हो, यानी कि गोल्ड किससे मिलकर बना? गोल्ड एटम से। तो ये गोल्ड एटम है। तो इसने क्या ऑब्जर्वेशन, इसका क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या इसने मतलब देखा यहाँ पर कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के एटम के अंदर से पास हो रहे थे। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? मोस्ट ऑफ 99%, लगभग 99% अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना मुड़े जुड़े सीधे निकल रहे थे। लगभग 99% अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम में से बिना डिफ्लेक्शन के पास हो रहे थे। ठीक है, इसका ये ऑब्जर्वेशन था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इसका क्या था? बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल, जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, बट इनके जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो एक स्मॉल एंगल से, लेस देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर इतने डिफ्लेक्ट होते तो 90 बनता ना, तो ये तो क्या है, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री से ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड अवे बाय ए स्मॉल एंगल लेस देन 90 डिग्री। कुछ एक अल्फा पार्टिकल जैसे 1% होंगे, लगभग 1% अल्फा पार्टिकल जो थे वो एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, लेकिन कितने एंगल से? लेस देन 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। सेकंड इसकी ये ऑब्जर्वेशन थी, ये नोटिस किया इसने। थर्ड इसका नोटिस क्या था? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू, 1 आउट ऑफ 20,000 में से एक, इतने कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय 180 डिग्री एंगल। ये कैसे पता चला इसको? मतलब ये क्या, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? बहुत कम, जैसे 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था। 180 डिग्री एंगल से मतलब जैसे यहाँ से आया अल्फा पार्टिकल, यहाँ आया और वापिस वहीं पर चला गया, जिस डायरेक्शन में से आया यहाँ आया वो वापिस यहीं पर चला गया, 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ। इसका कैसे पता चला इसको? ये तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भी ग्लो आ रहा था, लेकिन ये यहाँ पर ग्लो बहुत कम आ रहा था। इधर जो ग्लो आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था। इसका मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर भी टकराए रहे हैं, यहाँ पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पर ग्लो बहुत कम आ रहा था। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लेस देन 90 डिग्री से। और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका इसने कैसे पता लगाया 180 डिग्री? अगर 180 डिग्री से अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा तो वापिस ऐसे ही चला जाएगा, तो इसका कैसे पता चला? ये इसको बाय मतलब क्या है, कोइंसिडेंट कह सकते हो। जब ये एडजस्टमेंट करने के लिए ये स्क्रीन ला रहा था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ला रहा था, तो वो इसके पीछे से ला रहा था। इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को लेके इसके पीछे से गुजरा, तो इसके पीछे से गुजरा तो इसने देखा यहाँ पर भी चमक है, ठीक है ना, लेकिन वो चमक बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पर चमक कैसे, भाई अल्फा पार्टिकल तो उधर जा रहे हैं, तो इसने देखा कि यहाँ पर भी आ रही है चमक, तो इसका मतलब लेकिन बहुत कम। इससे इसने ये कंक्लूजन निकाला कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये तीन इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उसने क्या जाना। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, लगभग 99% अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रही है एटम के अंदर से। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी और होलो। इन कंक्लूजन को ही तुम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हो, यही था रदरफोर्ड का एटम मॉडल ऑफ एटम। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी और होलो, ज्यादातर एटम के अंदर स्पेस खाली पड़ा है, तभी तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना कोई नहीं टकरा रहा उनसे, सीधे निकल रहे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। जबकि जे.जे. थॉमसन ने क्या कहा था, पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो स्कैटर है, तो जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया ना। अगर पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्कैटर होते तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के नहीं निकलती, सीधी नहीं जाती। तो पहला क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी और होलो।
ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या था, अब ये जो अल्फा पार्टिकल जो है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल से जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनके डिफ्लेक्ट होने का क्या कारण है। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और जब इसका मतलब जरूर ये किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसके सामने अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से डिफ्लेक्शन होगा। तो जो अल्फा पार्टिकल एक लेस देन 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनके डिफ्लेक्ट होने का कारण दे मस्ट बी स्ट्राइक इन ए पॉजिटिवली चार्ज रीजन। ए पॉजिटिवली चार्ज रीजन इज प्रेजेंट इन द atom, and when they pass through nearby this positively charged region, due to presence of positive charge in alpha particle, they deflect due to repulsion। तो जो अल्फा पार्टिकल बहुत जैसे कि लगभग 1% अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए लेकिन लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब जरूर ये किसी कोई पॉजिटिव रीजन बना हुआ है, वहां उस पॉजिटिव रीजन से, उस पॉजिटिव स्पेस के पास से निकले हैं, और वहां पर पॉजिटिव होने की वजह से उनके बीच में रिपल्सन हुई और वो डिफ्लेक्ट हो गई। बट ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो रीजन प्रेजेंट है एटम के अंदर, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इससे भी यही कंक्लूजन निकाला इसने। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो प्रोटॉन है ना एटम के अंदर, इसका मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है वो जे थॉमसन ने जैसा बताया था कि पूरे एटम के अंदर बिखरे हुए, पूरे एटम में बिखरे हुए नहीं है, एक छोटे से रीजन में सारे एक ही जगह पर प्रेजेंट है, एक छोटे से स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है, और उस स्मॉल रीजन को इसने क्या कहा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो वर्ड यूज किया वो रदरफोर्ड ने यूज किया। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है, ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, और कहां पर है ये न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में, सेंटर ऑफ एटम, विच वॉज नेम्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। इस पॉजिटिवली चार्ज रीजन को रदरफोर्ड ने किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का। बट ये न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही छोटा है, अगर ये बहुत बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो होते वो डिफ्लेक्ट होते, ठीक है। ऑल प्रोटॉन आर प्रेजेंट। अब पॉजिटिवली चार्ज रीजन तो किसकी वजह से है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो वी कैन से दैट ऑल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसके टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी रदरफोर्ड के टाइम, इसके टाइम तक सिर्फ ये माना जाता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और हमें पता है कि एक एटम को मास कौन देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो इसका मतलब अब एटम को मास कौन दे रहा है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वजह से ही एटम के अंदर मास है, तो और सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में पड़े, इसका मतलब न्यूक्लियस हैवी है। entire mass of atom are present in the nucleus and nucleus is positively charged due to presence of proton। तो सेकंड हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या है, ऑल प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ड्यू टू दिस न्यूक्लियस इज हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। सारे प्रोटॉन इसी में प्रेजेंट है, इसी की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज है और हैवी है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर तुम्हें रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए बोल दें तो ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, और प्रोटॉन होने की वजह से ही न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और हैवी भी है, ठीक है। और क्या है, एम्प्टी है बहुत ज्यादा, एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ बना हुआ, सर्कुलर पाथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक कारण और, ये जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका क्या कारण था, 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था। इसके डिफ्लेक्ट होने का कारण क्या है, इसका मतलब जरूर ये न्यूक्लियस के बिल्कुल, अब जैसे हमारे पास न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होने के साथ साथ हैवी भी तो है, क्योंकि सारा मास, एटम का सारा मास इसी के अंदर है। तो अगर अल्फा पार्टिकल किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। लेकिन बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है 20,000 में से एक, मतलब इस तरह से अप्रोक्स हम मान सकते हैं, अल्फा पार्टिकल ही 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इससे ही अज्यूम किया जा सकता है कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। अगर ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा होता तो इसके अंदर क्या होता, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट होते, लेकिन बहुत कम अल्फा
पार्टिकल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ एटम एंड ड्रॉ बैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।